देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वन नेशन वन यूनिफॉर्म की धारणा को पेश किया गया। इसके बाद तमाम समूहों के बीच इस धारणा के पक्ष और विपक्ष में बातचीत की जा रही है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज यानी खबर पर बात करेंगे। इसके बाद वन नेशन वन यूनिफॉर्म की धारणा को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद ये भी जानेंगे कि आखिर इस पूरी धारणा की जरूरत क्या है, इस तरह की जो नीति लाई जा रही है उसकी जरूरत क्या है। इसके अलावा सरकार द्वारा जो तमाम पहलुओं में एकरूपता, तमाम क्षेत्रों में एकरूपता लाने की कोशिश की जा रही है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही इस पूरी नीति को लेकर क्या चुनौतियां और क्या आलोचनाएं की जा रही हैं, आलोचनाओं के पक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। अंत में आगे की राह पर बात करेंगे और एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे मुख्य तौर पर शासन व्यवस्था और सरकारी नीतियां एवं हस्तक्षेप जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हमारी खबर देख लेते हैं। आज की हमारी जो न्यूज है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है PM नरेंद्र मोदी कॉल्स फॉर वन नेशन वन यूनिफॉर्म फॉर पुलिस हु डिसाइड्स व्हाट द पुलिस वेयर्स ऑन ड्यूटी। यानी स्पष्ट तौर पर इस खबर में बात की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वन नेशन वन यूनिफॉर्म की धारणा का आह्वान किया गया है, इस धारणा को पेश किया गया है और इसी को लेकर ये पूरी खबर को लिखा गया है कि राज्यों में जो पुलिस जो वर्दी पहनती है, जो यूनिफॉर्म का प्रयोग किया जाता है, उस यूनिफॉर्म के डिजाइन को, उसके कलर को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, कौन निर्धारित करता है, इसी को लेकर इस पूरी खबर में बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले वन नेशन वन यूनिफॉर्म की धारणा पर कुछ बुनियादी बातें जान लेते हैं इस धारणा से संबंधित। तो हरियाणा के फरीदाबाद में एक चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन का आयोजन किया जा रहा है। ये जो चिंतन शिविर है ये 2 दिवसीय चिंतन शिविर है जिसमें मुख्य तौर पर तमाम राज्यों के गृह मंत्री, वहां के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। इस पूरे चिंतन शिविर के दौरान मुख्य तौर पर आंतरिक सुरक्षा और कानून जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। इसी चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वन नेशन वन यूनिफॉर्म की धारणा को पेश किया गया है। क्या है यह धारणा? तो इस धारणा के तहत मुख्य तौर पर यह माना जाएगा कि जो तमाम राज्य हैं, उन राज्यों में जो पुलिस अधिकारी हैं, उनकी वर्दी का रंग और वर्दी का डिजाइन एक जैसा ही होगा। यानी किसी भी राज्य के पुलिस अधिकारी की वर्दी में कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ ये स्पष्ट किया है कि वो किसी भी राज्य पर इस धारणा को थोपने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि राज्य अपनी सहूलियत के अनुसार इस तरह की धारणा को अपने अनुसार, अपनी सहूलियत के अनुसार जब उनकी इच्छा हो तब इस तरह की वो धारणा को लागू कर सकते हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस तरह की धारणा को केवल एक मॉडल पॉलिसी के तौर पर लॉन्च किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आखिर इस तरह की नीति की जरूरत क्या है। इस तरह की नीति की जरूरत है क्योंकि जो भारत के तमाम राज्य हैं, तमाम अलग अलग राज्यों में हमें पुलिस अधिकारियों की अलग अलग यूनिफॉर्म देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल मौजूद हैं, जैसे ये तमाम राज्यों के पुलिस अधिकारी हैं, तमाम केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधिकारी हैं और हम स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि इनकी वर्दियों में, इनकी यूनिफॉर्म में कितना ज्यादा अंतर मौजूद है। उदाहरण के लिए ये दिल्ली के पुलिस अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पुदुचेरी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और जम्मू कश्मीर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि न केवल इनके रंग में अंतर है बल्कि इनके डिजाइन में भी बहुत ज्यादा अंतर मौजूद है। अब इस अंतर की वजह से होता क्या है? तो इस अंतर की वजह से हमें क्षेत्रीय असंगतता देखने को मिलती है, रीजनल इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए यदि आप दिल्ली में मौजूद हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर सफेद वर्दी का प्रयोग ट्रैफिक पुलिस द्वारा किया जाता है, लेकिन यदि आप वेस्ट बंगाल में मौजूद हैं, पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं, तो आपने देखा होगा कि वहां पर सफेद वर्दी का प्रयोग सामान्य पुलिस द्वारा किया जाता है। ऐसे में यदि दिल्ली का कोई व्यक्ति वेस्ट बंगाल में जाएगा तो जाहिर तौर पर वो सफेद वर्दी को देखकर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये ट्रैफिक पुलिस अधिकारी है या फिर सामान्य पुलिस अधिकारी है। तो ऐसे में एक रीजनल इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलती है और इसी असंगतता को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा इस तरह की नीति की पेशकश की गई है। इसके लिए इस पूरी धारणा को और ज्यादा बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा पोस्ट बॉक्स का उदाहरण भी पेश किया गया।
यदि आप भारत के किसी भी राज्य में जाएंगे, किसी भी शहर में जाएंगे, तो वहां पर आपको जो पोस्ट बॉक्स दिखाई देते हैं, उन पोस्ट बॉक्स का डिजाइन लगभग एक जैसा ही होता है। उनके कलर जो होता है वो लगभग, उनका जो डिजाइन, जो संरचना होती है वो एक जैसी ही होती है। ऐसे में आप किसी भी राज्य में, चाहे आप जम्मू कश्मीर में हो, चाहे आप तमिलनाडु में हो, केरल में हो, चाहे आप किसी भी उत्तर पूर्व के राज्य में हो, वहां पर तमाम राज्यों में आप इस तरह की संरचना को देखकर, इस तरह के स्ट्रक्चर को देखकर आसानी से पहचान सकते हैं कि एक पोस्ट बॉक्स है। तो इस तरह से एक रीजनल कंसिस्टेंसी बनाने की कोशिश की गई है और जो क्षेत्रीय असंगतता मौजूद है उसको कम करने की कोशिश की गई है। और इसी तरह की कुछ धारणा को पुलिस वालों की, पुलिस अधिकारियों की यूनिफॉर्म पर लागू करने की भी कोशिश की जा रही है। इस पूरी नीति को प्रधानमंत्री द्वारा जो नीति की घोषणा की गई है, उस पूरी नीति को सरकार द्वारा एकरूपता लाने, तमाम पहलुओं में एकरूपता लाने के प्रयास के तौर पर भी देखा जा रहा है। कई जानकार ये कह रहे हैं कि इस नीति के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश भर के तमाम पहलुओं में एक समान नीति लागू करने की कोशिश कर रही है। कैसे कोशिश कर रही है, तो इसके कई उदाहरण भी मौजूद हैं। पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री द्वारा कई ऐसी नीतियों की घोषणा की गई है जिससे हमें एक ब्रॉडर पॉलिसी देखने को मिलती है। जैसे सरकार द्वारा वन नेशन वन फर्टिलाइजर नीति की घोषणा की गई है, वन नेशन वन साइन लैंग्वेज की घोषणा की गई है, यानी जो साइन लैंग्वेज होगी जो तमाम राज्यों में उपयोग की जाती है वो भारत भर में एक जैसी ही होगी। इसके अलावा वन नेशन वन ग्रिड की घोषणा भी की गई है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को लेकर भी इस तरह की नीति बनाई गई है। इसके अलावा जो सबसे विशेष पॉलिसी है वो है वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर, यानी चाहे आप किसी भी राज्य में मौजूद हो, आप अपने राशन कार्ड का उपयोग करके किसी भी राज्य में, चाहे वो किसी भी राज्य से संबंधित हो, आप किसी भी राज्य में जाकर वहां की राशन की दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पर यह नीति बहुत ज्यादा विशेष हो जाती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की सरकार द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन की धारणा को लागू करने की भी कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक इस धारणा को जमीनी स्तर पर लागू करने का कोई भी विशेष प्रयास नहीं किया गया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मुख्य तौर पर इस तरह की नीति के माध्यम से सरकार द्वारा देश में एकता की भावना को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, अखंडता की भावना को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब इस पूरी नीति की कई आलोचनाएं भी की जा रही हैं, कई आलोचनाएं भी हैं, कई चुनौतियां भी मौजूद हैं इसके सामने। क्या आलोचनाएं, क्या चुनौतियां मौजूद हैं? तो सबसे पहली चुनौती यही है कि भारतीय संविधान में पुलिस बल को राज्य सरकारों के अधीन रखा गया है। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इस अनुसूची में मुख्य तौर पर 3 सूचियों का जिक्र किया गया है। पहली सूची है संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इनके बीच अंतर मुख्य तौर पर यह है कि संघ सूची में जो विषय मौजूद हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार मुख्य तौर पर केंद्र सरकार को दिया गया है। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया है, जबकि संवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। अब यहाँ विशेष बात यह है कि ये जो सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस का जो विषय है, जो पूरा मसला है, वो मुख्य तौर पर राज्य सूची का विषय है। और यही वजह है कि इन दोनों विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार के पास ही मौजूद है। ऐसे में केंद्र सरकार क्या कर सकती है? तो केंद्र सरकार इन तमाम विषयों पर केवल सुझाव दे सकती है और एक मॉडल फ्रेमवर्क लागू कर सकती है, जिसके आधार पर, जिसकी तर्ज पर तमाम राज्य अपने राज्यों में कानून बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर राज्यों को किसी भी तरह का कानून बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। ऐसे में कई जानकार इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा जिस तरह की नीति की घोषणा की गई है उसको असल में जमीनी स्तर पर किस तरह से लागू किया जाएगा, इसका अभी तक कोई भी फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है। इसके अलावा ये तो चुनौती की बात हुई। आलोचनाएं क्या की जा रही हैं? तो आलोचना ये है कि तमाम जो विपक्षी दल हैं, उन विपक्षी दलों द्वारा इस तरह की आलोचना की जा रही है कि इस नीति के माध्यम से प्रधानमंत्री की सरकार द्वारा भारत की बहुलता और संविधान की संघीय प्रकृति के खिलाफ है। ये नीति किस तरह से खिलाफ है? तो हम जानते हैं कि भारत तमाम विविधताओं का देश है, भारत में तमाम तरह की संस्कृतियां मौजूद हैं और कई जानकार ये कहते हैं कि पुलिस वालों की जो वर्दी मौजूद है वो उस राज्य विशेष की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे में यदि हम तमाम तरह के जो राज्य हैं उनकी जो वर्दी है, पुलिस वालों की जो ड्रेस है, उसमें परिवर्तन कर देते हैं, यूनिफॉर्म में चेंज कर देते हैं, उसमें एक रूपता ला देते हैं, तो जाहिर तौर पर ये राज्यों की जो संस्कृति विशेष मौजूद है उस संस्कृति पर खतरा उत्पन्न करेगी। इसके अलावा इसे संविधान की संघीय प्रकृति के खिलाफ भी बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो निर्णय लिया जा रहा है वो मुख्य तौर पर केंद्र सरकार द्वारा लिया जा रहा है, जबकि
जो पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था का विषय है वो राज्य सरकारों का विषय है। ऐसे में इसे संघीय फेडरल स्ट्रक्चर के विरुद्ध भी बताया जा रहा है। और यदि कोई मसला फेडरल स्ट्रक्चर के विरुद्ध है तो जाहिर तौर पर वो संविधान की मूल संरचना के खिलाफ भी होगा, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर संविधान की मूल संरचना का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर इस पूरी नीति का विरोध भी किया जा रहा है। इसके अलावा इस पूरी नीति को केंद्रीकरण की प्रकृति, सेंट्रलाइज्ड नेचर के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार अपनी तमाम अन्य नीतियों के माध्यम से, जिनका जिक्र हमने पहले भी किया, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, वन नेशन वन साइन लैंग्वेज, वन नेशन वन राशन कार्ड, इस तरह की तमाम नीतियों के माध्यम से एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो राज्यों की भूमिका है, जो राज्यों की पावर्स है, उनमें कुछ हद तक कमी देखने को मिल रही है, जो जाहिर तौर पर भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो बात हुई चुनौतियों और आलोचनाओं की। अब अंत में आगे की राह पर बात कर लेते हैं। तो आगे की राह के तौर पर हम स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा जिस तरह की नीति की घोषणा की गई है वो नीति जाहिर तौर पर भारत में एकता की भावना में बढ़ोतरी करेगी। और इस नीति की वजह से भारत में जो तमाम पुलिस संगठन है, तमाम अलग अलग राज्यों के जो पुलिस विभाग हैं, उन विभागों के बीच हमें कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय भी देखने को मिलेगा। हालांकि यहां पर इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि जो अति एक रूपता होती है, ओवर यूनिफॉर्मिटी होती है, वो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी को ही प्रभावित करती है, एक रूपता के ही खिलाफ हो जाती है। और इसकी वजह से हमारे देश की जो विविधता है उस पर भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में सरकार को जो भी निर्णय लेना है वो मुख्य तौर पर राज्यों की सहमति से लिया जाना चाहिए। तमाम राज्य इस बात पर सहमत हो कि राज्यों के जो पुलिस संगठन है उनकी वर्दी में कुछ परिवर्तन की जरूरत है, तभी इस तरह का निर्णय लिया जाना चाहिए। और यदि इस पर विचार विमर्श करना है तो तमाम राज्यों के पुलिस अधिकारियों, वहां के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो वहां का पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन तमाम हितधारकों को एक साथ एक मंच पर लाए जाने की जरूरत है, ताकि इस मसले पर बहुत ज्यादा विस्तार से, बहुत ज्यादा सूक्ष्म तरीके से विचार विमर्श किया जा सके। तो आगे की राह की बात हुई। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। हमारा प्रश्न है कि सरकार द्वारा तमाम क्षेत्रों में एक रूपता यानी यूनिफॉर्मिटी लाने का प्रयास स्वयं देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, यानी आपको इस कथन के पक्ष और विपक्ष में तमाम तरह के तर्क देने हैं। आपको बताना है कि किस तरह से सरकार जो तमाम पहलुओं में, तमाम क्षेत्रों में एक रूपता लाने की कोशिश कर रही है, वो एक रूपता आगे चलकर हमारे देश की एकता और अखंडता पर खतरा उत्पन्न कर सकती है। आपको बताना है कि खतरा उत्पन्न होगा या फिर नहीं होगा, ये क्या इस तरह के जो कदम है वो जरूरी है या फिर इस तरह के कदमों की कुछ कमियां भी मौजूद हैं। आपको इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करनी है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस का जो विषय है वो 7वीं अनुसूची के किस सूची में शामिल है। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे। और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।